अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी और स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अच्छा जी, लास्ट क्लास में आपको ये 17 एमसीक्यूज मैंने असाइन किए थे एज अ होमवर्क। इसमें बताएं बेटा कौन कौन से नहीं हुए आपसे, कौन से समझने हैं आपको? जी बेटा, क्वेश्चन 3 का आंसर डी है। डी फॉर डॉग, ये आंसर है 3 का। एंड के तीन का आई थिंक आंसर में कुछ मसला होगा। अच्छा, जो 17 है, 17 का आंसर डी है। ठीक है, यहाँ बी दिया हुआ है, गलत है, ये डी है। और 16 का जो आंसर है, क्लोरीन, सोडियम, वेनेडियम, इसका भी आंसर डी है। 16 का आंसर भी डी है। और इसका आंसर सी है। ठीक है बेटा, ये आंसर है लास्ट 3 के। जी भाई, किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? जी अब्दुल रहमान मेमन, जरा माइक अनम्यूट करें बेटा। जी सर। क्वेश्चंस किए आपने बेटा? जी किए हैं सर। प्रॉब्लम नहीं आई आपको? एक मिनट सर बताता हूँ। जी अब्दुल्ला हैदर, यस सर। बताएं। नहीं सर, नो प्रॉब्लम। क्लियर है सब? यस सर। ये बताओ, ये कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन 15? एक्सप्लेन करें क्वेश्चन 15। सर, ये स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल्स में किसकी बात हो रही है? कौन से शेल की बात हो रही है? एक मिनट। सर 15 समझ नहीं आ रहा। अभी तो आपसे बेटा सारे हुए हुए थे। चलें 16 बता दें।
16 सर मैं बता सकता हूँ। ये सही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है ना इसकी। इसकी सर इसमें देखनी है क्लोरीन, सोडियम और वेनेडियम की देखनी है, और जो इसकी नहीं होगी तो वो जो है वो आंसर होगा। ठीक है, गुड। और आपके पास नेक्स्ट है भाई ये अब्दुल्ला नूर खान भाई। जी माइक अनम्यूट करें बेटा। जी सर 15 में ही हो रहा था मसला मुझे। बाकी हो गए आपसे? जी बाकी तो हो गए थे। अच्छा, ये बताओ कि ये 17 का जो आंसर है जी वो ए क्यों नहीं है और डी क्यों है? वो 2+ लिखा हुआ है ना। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ। जी इसी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना उसकी वजह से। तो निकल की वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताएं? निकल का प्रोटॉन नंबर देखें। तो एक मिनट की ऑडिट टेबल देखें। सर इसका आंसर डी है या ए है? आंसर डी है इसका। अच्छा सर 28 होता है ना निकल के। जी 28 होता है। जी अब यहाँ पे अगर आप गिनेंगे डी में तो यहाँ पे 26 है और 2+ लिखा हुआ है उसकी वजह से 26 इलेक्ट्रॉन है। नहीं आप समझे नहीं, निकल की एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 28 है अगर वो तो 28 इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ एटम। क्या हुई कॉन्फ़िगरेशन 28 एटम इलेक्ट्रॉन्स की? ये हुई ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6। आप क्या करना है? और यहाँ पे एक मिनट सर ये जो आयन होता है इसमें नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं ना। या तुम पहले मुझे नेबल। निकल एटम की तो कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दो। अच्छा अच्छा। हम तो अब यहीं अटके हुए हैं सर 3p6 पे, आगे क्या 3p करूं? के बाद 4s आएगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालूं? सर 2 ही डलेंगे ना। फिर और एक मिनट कितने होगा। इसके बाद 3d आएगा। इसमें 8 आएंगे। ठीक है, ये एटम हो गया। अब इसको आयन बनाएं, 2+ करें इसको जरा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालें। कहाँ से निकालेंगे? एक मिनट तो सर खाली 4s होते में हुए फिर पहले। हाँ खाली होते हुए 4s से निकलेंगे ना पहले। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s से निकलेंगे पहले, 3d से नहीं निकलेंगे। क्यों? सर 17 का ए नहीं होगा।
एक बच्चा बोल रहा है पहले भाई जिससे बात हो रही है जी, 4s से क्यों निकलेंगे पहले? आप क्या किसी से पूछ पूछ के बता रहे हैं क्या बेटा? टांग है भाई? किसकी मुझे बोलिए आप? नहीं फौजन, आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने, अब्दुल्ला नूर खान से पूछा है। नहीं सर, इसमें कंफ्यूजन हो गई। आप पहले ऑनेस्टली ये बताएं, आप किसी से पूछ के चीजें बता रहे हैं क्या? नहीं नहीं तो अगर आप कह रहे हैं 4s से पहले निकलेंगे तो आपको उसकी वजह पता होगी ना। अब मैं आपसे वजह पूछूं तो आप फिर पॉज ले रहे हैं। सर, मेरे ख्याल वही फिल वाली चीज है ना, शायद जो आपने फिल वाला जो जी, लिखवाया था। फिल वाली जो चीज लिखवाई थी। इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस शेल से निकलते हैं, आउटर ठीक। मोस्ट शेल से। तो बाहर का शेल, फोर्थ शेल बाहर है, 3 शेल अंदर है, हाँ, फोर्थ बार है। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसलिए सही है। आंसर डी बनेगा। देखिए सारे बच्चे जो अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, एक बात जरा समझ लें, पेपर आप लोगों ने देना है सबने। ये लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें ऑनेस्टली नहीं करेंगे, ठीक है, और आप स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए हैं, सही है, मैं आपसे एक दफ़ा पूछूं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप उसके ऊपर मुझे बोल दें कि हाँ हुआ हुआ है, तो आपकी तरफ से रिकॉर्डेड है कि हाँ आपने कहा था हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर दोबारा नहीं होगा, ठीक है। आप इसके लिए ना सिर्फ पे कर रहे हैं स्कूल को, आप एक अच्छे खासा महंगा पेपर देंगे, और आपका पूरे कैरियर का सवाल है। आपकी अभी जो लेकनेस है, आप जो अभी केयर फ्री एटीट्यूड है, नहीं पढ़ना चाह रहे कुछ बच्चे अभी, वो ये समझ लें कि हमने सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से ये चीज़ें अगर आप बोलेंगे, मैं आपको दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर ही बनाऊं पकड़ाऊंगा इसका, आपको वही देखना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो दिस इज द टाइम टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप ज़रूर पूछें। पहली बात तो काम किया हो, अगर आपने काम किया है और नहीं समझ में आई, जैसे एक बच्चे ने फौरन से पूछा सर आखिरी के 3 क्वेश्चन में आंसर में क्या मसला है, इसका मतलब वो कर रहे थे, उन्हें नहीं समझ में आया था, आंसर मैच नहीं हो रहे थे। बाकी आंसर भी नहीं, 3 आंसर्स क्वेश्चन के आंसर मैंने जानबूझ करके अलग दिए हुए हैं नीचे, बच्चे बोल रहे हैं सारे सॉल्व हो गए। फिर जब क्वेश्चन 15 पूछो तो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा बाद में। ये तो आपकी अपनी डिसऑनेस्टी है बेटा अपने साथ आप लोगों की। क्वेश्चन 15 देखें कैसे सॉल्व होना था। क्वेश्चन 15 में इसने बोला हुआ है कि विच आइसोलेटेड गैसियस एटम हैज अ टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि सर ये स्फेरिकली शेप्ड ऑर्बिटल क्या होता है। ये सवाल हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक और टॉपिक है आगे, इसके बाद कोई बड़ा टॉपिक नहीं है खास कोई, तो ये है कि आपके जो ऑर्बिटल है उनके शेप्स हैं सिलेबस में, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। और एएस में सिर्फ इनमें से 3 ऑर्बिटल आपके पास हैं, एस पी और डी, और उनमें से सिर्फ एस और पी का शेप एएस में। नंबर 1, एस सब शेल का जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। सिर्फ फर्क ये होता है कि अगर आप 1s के मुकाबले में 2s बनाना चाहते हैं तो 2s का डायमीटर थोड़ा सा 1s से बड़ा होता है बस। 3s उससे बड़ा होगा, 4s उससे बड़ा होगा। तो s ऑर्बिटल कहीं का भी हो वो सेम शेप का रहता है स्फेयर, बस 1s सबसे छोटा होता है, 2s थोड़ा बड़ा होता है, 3s और बड़ा होता है। तो जब उसने सवाल में स्फेरिकल की बात की है तो वो s ऑर्बिटल की बात कर रहा है, वो अभी मैं सवाल पे जाऊंगा। p सबशेल जो है आपका के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट नहीं होता उसके अंदर, ऑर्बिटल्स होते हैं।
3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, और तीनों क्या होते हैं, आर डम्बल शेप। डम्बेल होता है ना, जिसे एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह का शेप होता है उनका, इस तरह का डम्बल शेप ये होता है। अब पी में क्या होता है कि आप 3 बॉक्सेस बनाते हैं इस तरह के, इनमें से तीनों डम्बल शेप होते हैं। एक एक्स एक्सिस पे डंबल होता है, एक वाई एक्सिस पे डंबल होता है, और एक जेड एक्सिस पे होता है। जी फौजन सही कह रहे हैं आप। इनमें फर्क ये है कि हमें इस तरह से एक एक्सिस बनाना पड़ता है, सेंटर में न्यूक्लियस है हमारा। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो जो जिसको आप पी एक्स कह रहे हैं वो यहाँ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बस ब्लू कलर का जो पाथ है, दिस इज कॉल्ड पी एक्स। पी वाई जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाई एक्सिस पे घूमते हैं। इस तरह से ये डंबल होता है, पर होता है वाई एक्सिस पे। और पी जेड जिसे आप कह रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें वो जेड एक्सिस पे घूमेगा। जेड एक्सिस जो होता है वो एक्स और वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होता है। एक और परपेंडिकुलर एक्सिस होता है यहाँ पे, ये रहा जेड एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस होता है, जेड। इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे होता है। जी बिल्कुल, पहला जो है वो पहला वाला एक्स पे होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्स पे होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन वाई पे होते हैं, और वो आखिरी वाले जेड पर होता है। तो इन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं बहरहाल। अभी जो सवाल था आपका वो ये था कि विच of the gaseous atoms have total 5 electrons in spherically। sphere का मतलब है s ऑर्बिटल, बस। तो कह रहे हैं s में 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो भाई s में तो एक साथ 5 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते ना, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बेटा माइक अनम्यूट करके पूछें जो पूछ रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन s में कैसे आएंगे, 2 आएंगे 1s में, 2 आएंगे 2s में, और एक आएगा 3s में। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3s1 पे खत्म होना चाहिए, इसलिए सोडियम है। 5 इलेक्ट्रॉन s में एक साथ नहीं आ सकते ना, s में तो ऑर्बिटल ही एक है। जब उसने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो इस तरह आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? जी पूछें बेटा फौजन, माइक अनम्यूट करके पूछें। अस्सलाम सर, मुझे पूछना था इससे एसपीडी ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल से, जिससे हम वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले थे उनके कि कौन से शेल में है। मुझे पूछना था अगर किसी एटम की उसमें क्लोज हो रही हो, एफ सब शेल में क्लोज हो रही है, तो वो तो हमसे हमें पता नहीं चल पाएगा पीरियोडिक टेबल से। अगर किसी एटम का क्या हो, एफ सब शेल पे क्लोज हो रहा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों एस पे? एफ पे एफ एफ। एफ सिलेबस में ही नहीं है ना आपके? अच्छा, तो उसका तो नहीं आएगा ना फिर इसका मतलब। नहीं, आपको मैं बताया आपके पास 36 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये सर तो है मुझे आपने कौन क्वेश्चन सारे। सही है, हाँ। मुझे भी पूछना था ये कि आपने सी आई, जैसे आपने बताया था कि हाफ कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें एटम डिफॉल्ट पे एग्जिस्ट करता है। जी तो कुछ जैसे कार्बन है, कार्बन के सर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है ना, उसके शेल मैंने में। आपको बताया है कि वो चीज़ 4s और 3d के अलावा कहीं और नहीं होती है। बस मतलब बाकी सारे वैसे ही हैं, इसका मतलब बस उसमें होंगे क्रोमियम और कॉपर। जी जी। ये पूछना था।
चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन आप कह रहे हैं हो गए हैं, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बेटा देखें अभी एक बात बता दूं, इनफैक्ट आप एक स्कूल की क्लासेस के बारे में भी एक बात बता रहा हूँ अभी से, कि आपका फर्स्ट टास्क है और ये हर दफ़ा का इशू है। जब हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया हुआ होता, ठीक है। जब आप उनसे पूछते हैं तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है आगे बढ़ें, ठीक है। तो आपको नुकसान होगा उससे, टीचर को नहीं होगा। सबसे पहली बात है आपको अगला टॉपिक ही समझ नहीं आएगा। केमिस्ट्री जो होती है, ये हर दफ़ा मैं क्लास में एक जुमला बोलता हूँ कि वो एक बिल्डिंग खड़ी करने की तरह होती है, ठीक है। आप जब तक अपना ग्राउंड फ्लोर सही से नहीं बनाएंगे, आपका फर्स्ट फ्लोर खड़ा नहीं हो सकता, सेकंड फ्लोर उसके ऊपर नहीं आएगा। आप ग्राउंड फ्लोर छोड़कर फर्स्ट फ्लोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं बनेगा, आपको कन्फ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ को करने का, पढ़ने का एक तरीका है, उसको उस तरीके से लेके चलेंगे, आपको समझ में आएगी, ठीक है। खुद अपने आप से पूछें कि आप सुबह-सुबह उठकर स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, अगर आपने रिक्वायर्ड टास्क नहीं किया हुआ तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। जितनी मेहनत आप स्क्रीन के आगे बैठने में कर रहे हैं, उससे बेहतर है आपने जो पिछले 3-4 दिन आपके पास छुट्टी थी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप उसमें 17 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। 17 एमसीक्यूज़ करने में आधा घंटा नहीं लगता। अगर आप आधे घंटे जैसी मेहनत नहीं कर सक रहे ए लेवल केमिस्ट्री में, तो फिर ए लेवल केमिस्ट्री से ग्रेड एक्सपेक्ट ना करें। ये तो फिर बच्चे रोज़ 1-1, 2-2 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, तो जाके ए स्टारिक वाल आता है बच्चों का, ठीक है? या ए आता है, वरना तो फिर लो ग्रेड्स भी होते हैं। वो ज़ाहिर-सी बात है जो बच्चे मेहनत नहीं करते उनके लो ग्रेड्स आते हैं फिर। तो ये आपने अभी से डिसाइड करना है पहले दिन से कि आपने आगे क्या फ़ोकस लेके चलना है, तो आपका ग्रेड बनेगा ए लेवल्स के अंदर। और चीज़ें समझ में आना फिर बंद हो जाएँगी आपको अगर आप नहीं पढ़ोगे सही से। सो आयनाइज़ेशन एनर्जी का जो टॉपिक है आपके पास नेक्स्ट, वो ये है कि सबसे पहले हम इसकी डेफ़िनेशन पढ़ेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका ना सिलेबस कॉपी कर लूँ पहले यहाँ पे, 1 सेकंड। कि आपको ये पता चलता रहे कि आपने कौन-कौन सा कंटेंट इसमें पढ़ना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह इस वीक में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। बेटा जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो टॉपिकल ही हैं। वही क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, 1.4 में इन्होंने कहा है कि ईच एटम और आयन डिस्क्राइब विल बी इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि इसकी वही कॉन्फ़िगरेशन होंगी जो आपने ऊपर पढ़ ली है। ओनली द एलिमेंट्स हाइड्रोजन टू क्रिप्टन विल बी असेस्ड। सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के सवालात हाइड्रोजन से क्रिप्टन तक आएंगे। Number one, candidate should be able to number define and use the term ionization energy, IE. Ionization energy का word का मतलब पता होना चाहिए उसको। Construct equations to represent first and second and subsequent ionization energies. Identify and explain the trend in ionization energy across a period and down a group. Identify and explain the variation in successive ionization energies of an element. Understand that ionization energies are due to attraction between the nucleus and the outer electron. Explain the factors influencing the ionization energies of elements in terms of nuclear charge, atomic radius, shielding effect by inner shells and subshells, and spin pair repulsion. Reduce the electronic configuration of element using successive ionization energy. Reduce the position of an element in the periodic table using successive आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा। तो ये टॉपिक हमारा आज से जो 4 क्लासेस आपकी इस वीक की बनेंगी, पूरे 4 क्लासेस लगकर ये टॉपिक आपका खत्म होगा, छोटा टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी।
तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये है, ये सिलेबस में 2 से 3 मार्क की आती है, उसको अच्छे से समझिएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो आपको चाहिए होती है टू रिमूव, ताकि आप हटा सकें, निकाल सकें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकें फ्रॉम, किसमें से, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, 1 मोल गैस के एटम्स में से निकाल सकें। ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके पीछे की लॉजिक ये है, इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके जो एटम्स होते हैं, कोई भी एटम जो होता है, उसके पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, दिस इज योर न्यूक्लियस कंटेनिंग पॉजिटिव प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये आपका ऑर्बिटल है कंटेनिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर एक चीज नेगेटिव और एक चीज पॉजिटिव है तो उसके बीच एक क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। डेफिनेशन जो थी ना आपकी, डेफिनेशन वो तो आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, ये डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। डेफिनेशन का इससे अलावा कहीं और ताल्लुक नहीं है। डेफिनेशन ये है आपके पास, ठीक है। नीचे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसकी थोड़ी सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, वो अपने जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की एक अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो अभी आपने एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ा कि जब एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन खिंचकर करीब आ जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं। तो दिस मीन्स कि आप जो ये केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर आपको एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो पहले इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि when an atom lose its electron, it requires energy first
उसको पहले एनर्जी चाहिए होगी टू ओवरकम this electrostatic force of attraction between its electron and nucleus। ठीक है, आपको उस एटम को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपने न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर सके। ठीक है, इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कैपिटल में INE। इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, जब भी आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं उससे पहले उसको गैसियस स्टेट में होना चाहिए, उससे पहले इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता वो एटम। व्हेन एन एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन it must be in gaseous state। फिर आपको उसको पहले गैसियस स्टेट में होना चाहिए। जैसे फोजन पूछ रहे हैं मेटल सॉलिड होते हैं तो पहले वो गैस बनेंगे। एग्जाम्पल, metals are mostly solids at RTP। ठीक है, मेटल ज्यादातर सॉलिड होते हैं RTP पे। तो अगर आपके पास कोई भी मेटल है वो है सॉलिड, पहले वो मेटल अपने आप को चेंज करेगा इनटू गैस, फिर जाके वो कैटायन बनाता है। फिर वो कैटायन बनाता है, उससे पहले कैटायन नहीं बनता। गैस बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एटम एक दूसरे से अलग अलग होता है गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो जब आप एनर्जी देते हैं तो वो एक एटम इंडिविजुअली उसको एक्सेप्ट कर पाता है अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कोई और अदर फैक्टर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करता। मेटल्स में तो ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि पहले से इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका होता है, आप लूज नहीं करते उसको, आप रिमूव नहीं करते। जैसे आप बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम अगर मेटल होगा तो उसके पास तो उसका इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, वो तो निकल के बाहर आया होता है, यहाँ होता है ये रहा मेटालिक बॉन्डिंग में। तो वो देगा क्या, वो तो पहले से ही बाहर होता है सोडियम मेटल में। ठीक है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये वही होते हैं ना जो वैलेंस शेल से बाहर आए हुए होते हैं। तो अगर वो पहले से बाहर आया हुआ है तो उसको निकालेंगे क्या अब आप। ठीक है, तो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन पहले से बाहर होता है और यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है। तो जब सोडियम मेटल क्लोरीन से बॉन्ड करता है तो पहले वो बीच में सॉलिड से गैस बनता है। गैस में क्या होता है, सोडियम मेटल में वो एटम बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा उसके शेल में आ जाता है। ठीक है, सोडियम के दोबारा शेल में आ जाता है, ये एटम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं पहले से, पर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब जब आप सोडियम आयन बनाएंगे ना, सोडियम का आयन, ये जो सोडियम का आयन बनेगा, कैटायन बनेगा, ये एक सिंगल बनेगा और ये गैसियस स्टेट में बनेगा। ये फर्क है।
तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट्स कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। तो इसको हम सिंबॉलिकली ये शो करते हैं कि जिस भी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, पहले उस एटम को अपनी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, वरना उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको बन जाना है X+1 गैस, और यहाँ आप आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद आता है कि अगर आप उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको कहा जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हर इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी रिक्वायर करता है रिमूव होने के लिए, हर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ये। सेकंड इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है ये फ्रॉम गैसियस एटम होता है, ये किसी गैसियस एटम में से निकलता है। ये निकलता है फ्रॉम कैटाइन, ये कैटाइन में से निकलता है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकल चुका हो। तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद निकलेगा। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो, ये कैटाइन बन चुका हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा कैटाइन में से। अब ये इसको 2+ बनाएगा गैस। अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो वो 2+ में से निकलेगा और फिर 3+ बनाएगा। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे वो 3+ में से निकलेगा और 4+ बनाएगा। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जितने एटम्स हैं इस दुनिया के, उन सब में से इलेक्ट्रॉन निकालकर उनको एक एक करके खाली किया है। ठीक है, और उनका जो डाटा है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे डाटा बुकलेट में। पहला आई थिंक पहला टेबल ही यही है पूरे आपके डाटा बुकलेट टेबल्स के अंदर। ये टेबल नंबर 2 है, इसकी हेडिंग है आयोनाइजेशन एनर्जीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले 4 की एनर्जीज है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जीज है ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की, और एनर्जी का यूनिट है किलोजूल्स पर मोल। अच्छा, इन एलिमेंट्स को प्रोटॉन नंबर के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इनमें से पहले 10 एलिमेंट्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, काफी है पढ़ने के लिए हमारे लिए। पहले 10 एलिमेंट काफी रहेंगे अभी की आज की क्लास के लिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एनर्जी वैल्यूज for various atoms is provided in data booklet. डेटा बुकलेट में आपको बहुत सारे एटम्स की इस तरह की एनर्जीज दी हुई हैं, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने यहाँ कोट कर दी है, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये पहले 10 एलिमेंट्स की मैंने एनर्जी दे दी है आपको। अब अगर आप नोट करें तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी है, जिसको मैं अभी येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, वो है 1310 किलोजूल्स पर मोल। यानी कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1310 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी लगी है आपको। सही है, आगे कोई बाकी खाली है, ब्लैंक है, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। ठीक है, कंपेयर टू दैट हीलियम में से
इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी 2 है, क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी 3 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है। और फिर बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी 4 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है। बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन तो 5 है, पर हमारे पास सिर्फ उनमें से सिर्फ 4 का डाटा है, हमारे पास उनमें से ज्यादा का डाटा नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है बोरॉन, इसमें एक और होगा, 5th भी होगा यहाँ पे, पर वो हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जीज आपके पास होती हैं। सबसे पहली बात इसमें डाटा में नोट करने की ये है कि हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक है। नहीं बेटा, डाटा आपको हर वक्त अवेलेबल होता है, कुछ याद नहीं करना है, इसको समझना है। हीलियम एक नोबल गैस है, फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि वो खुद से नहीं दे रहा, ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक मशीन होती है। तो वो इस एक्सपेरिमेंट्स करने का मकसद ये है कि हम ये पता करें, सबसे पहले तो इससे प्रूव हो रहा है कि किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे प्रूव हो रहा है इससे कि हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम खुद से नेचुरली इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन लूज सिर्फ मेटल करते हैं, वो बात अपनी जगह ठीक है। और सोडियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे लिथियम है, लिथियम ग्रुप 1 में, अब वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पर यहाँ तीनों रिमूव हो रहे हैं उसमें से, लूज नहीं हो रहे, रिमूव हो रहे हैं, खींच रहे हैं उससे हम। और ये किसी नॉन मेटल को नहीं जा रहे हैं, कोई आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो रही, यहाँ तो नॉन मेटल भी लूज कर रहा है। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन अपने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसमें से 4 की एनर्जी आपके पास है। फ्लोरीन तक लूज कर रहा है, फ्लोरीन तो बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ आपने उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये प्रोसेस आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से एटम किसी को दे रहा हो या किसी से ले रहा हो, ये कोई आयनिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे आप। इसमें जो भी एटम होगा, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो नोबल गैस हो, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे साइंटिस्ट उन सबको रिमूव कर देते हैं। बस करें जो बड़े एटम उनमें 100 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 100 के 100 रिमूव करते हैं, उनके पास 100 एनर्जीज आती हैं उसकी। पर आती स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करते हैं, उस एनर्जी को वो कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद उसी एटम में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उससे पहले वो आयन बन चुका होता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो +1 आयन बन चुका होता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन +1 में से रिमूव हो रहा होता है। तो फिर वो +2 बन जाता है, फिर +3, इस तरह 100 इलेक्ट्रॉन का मतलब है +100 बन जाएगा उसके बाद चार्ज। बेटा मेरे पास वेटिंग एरिया में कोई भी नहीं है। ये इस प्रोसेस का मकसद है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जीज किसे कहते हैं। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा। आपने जो थ्योरी पढ़ी है ना, ऑर्बिटल थ्योरी, एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसको मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये थ्योरी इस डेटा से प्रूव हुई है। इसलिए अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में पहले आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, बाद में ऑर्बिटल थ्योरी दी हुई है। जैसे आप बुक में गए ना, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको पेज नंबर, ये देखें यहाँ से, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, एविडेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जो एविडेंस है वो आयनाइजेशन एनर्जी से आता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी से हमें एविडेंस मिलता है कि ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, सब शेल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये हम पोस्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में भी पोस्ट में है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी पहले समझना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए ना। हमने पहले आपको ये पढ़ा दिया है कि पहले शेल्स और सब शेल्स होते हैं, और ये सारी बातें हमने आपको पहले पढ़ाई हैं, ये सारी बातें सही है। पर एक्चुअली जो
आयनाइजेशन एनर्जी है, उसी से ही आपका पूरा ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव होती है। तो हम इसको पहले डाटा को एनालाइज करना सीखेंगे तो आपको ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आएगी कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये जो वैल्यू है, हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी 1310 है, जबकि हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी 2370 हो गई, ज्यादा हो गई। ज्यादा क्यों हो गई? तो इसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एनर्जीज। वो फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हैं, तो वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपको मैं एक सजेस्टेड रीडिंग कर दे रहा हूँ, जो आपने पहले से रीडिंग करनी है। अभी क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, उस पर आपने रीडिंग करनी है, आपने बुक खोलनी है। बुक में आपने जाना है पेज 34 पे। पेज 34 पे टॉपिक है एविडेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आयनाइजेशन एनर्जीज। ये पूरा आपने पढ़ लेना है पहले से ही। ये वो 3 फैक्टर हैं जो आपने पढ़ने हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आयनाइजेशन एनर्जीज। ये 3 फैक्टर पढ़ने हैं। आगे से चीजें पढ़कर फिर नेक्स्ट क्लास कल परसों जब भी आपकी वो अटेंड करनी है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जी PDF भेज रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? सर एक सवाल है। जी जी सर आप कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन के लिए एलिमेंट्स का गैसियस होना जरूरी है, जी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में मतलब? इलेक्ट्रोलिसिस में तो डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन होती है, उससे आयोनाइजेशन होती है, इसमें तो गैसियस नहीं होता। इलेक्ट्रोलिसिस में पहले से आयंस एग्जिस्ट करते हैं बेटा, आयन बनते थोड़ी है वहां पे। अच्छा, तो उसमें तो सर इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं ना कि कौन बनता है इलेक्ट्रिसिटी से? उसमें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आयोनाइजेशन करते हैं ना। बेटा उसमें तो आयन पहले से होते हैं ना, उसमें तो आयन को आप एटम बना रहे होते हैं, या तो हम एटम से आयन बना रहे हैं, उल्टा हो रहा है। अच्छा, आप NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके स्टार्टिंग में कौन होता है? उसका सोल्यूशन होता है, आयोनाइज सोल्यूशन होता है उसका। NaCl मॉल्टन है फर्ज करें, कौन होता है शुरू हम्म, में? सोडियम का आयोन्स होते हैं। आयंस होते हैं ना, पहले से होते हैं सही आयंस। है। आप तो एटम बनाते हैं। समझ सही में है आई? सर, जी समझ गया। चलें, ओके बेटा। चलें, आज यहीं तक रखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको अभी आज का काम भेज रहा हूँ। चलें, भेज दिए, आप लोग लॉग आउट हो जाए। अल्लाह हाफिज।